today lecture is about hereditary hypocholesterolemic disorder. A beta-lipoproteinemia it's an autosomal recessive disorder in which there is a defect in transferring lipid to nascent chylomicron in enterocyte and to VLDL in hepatocyte due to defective secretion of ApoB48 and ApoB100 respectively. ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें ApoB48 और B100 रिसेप्टर की डिफेक्ट की वजह से ट्रांसफ़र नहीं होता लिपिड काइलोमाइक्रोन्स को इंटेरोसाइट्स में और हिपेटोसाइट में, जिसकी वजह से प्लाज्मा में VLDL, LDL, IDL और ApoB प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हाइपो का नाम दिया गया है। देयर इज़ अ डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ, क्योंकि फिर हमें जो ये सब चीज़ें जो हैं फ़ैट की मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होती हैं, तो अगर इनमें डिफेक्ट होगा तो फिर जो फैट सोल्यूबल विटामिन है या फैट है उसका मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होगा। जो पेशेंट है वो डायरिया, स्टंटेड ग्रोथ, स्पाइनोसेरिब्रल डिजेनरेशन, रेटिनोपैथी एंड अकेंथोसाइटोसिस जो हैं जैसे सिम्टम जो हैं वो शो करते हैं। अब अकेंथोसाइटोसिस जो है वो आप मुझे सर्च करके बताएंगे कि क्या होता है और स्पाइनोसेरिब्रल डिजेनरेशन का क्या रोल है इनके साथ। नेक्स्ट, हेरिडिटरी हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक डिसऑर्डर इज़ फैमिलियल हाइपोबीटा-लिपोप्रोटीनीमिया। इट्स एन ऑटोसोमल कोडोमिनेंट डिसऑर्डर, मतलब दोनों जो जीन है वो कोडोमिनेंट कर रहे हैं, दोनों अपने आप को जो है वो शो कर रहे हैं, उसकी डिसऑर्डर है ये, क्योंकि हर जीन का एक अलील होता है। Mostly caused by interference with ApoB100 formation. Plasma show about half level of LDL cholesterol and ApoB as compared to normal patient. इसलिए फिर इसको हम हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक डिसऑर्डर रखते हैं और इसको हाइपोबीटा लिपोप्रोटीनीमिया क्यों कहते हैं? बीटा लिपोप्रोटीनीमिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो ApoB100 है उसकी डिफेक्ट हुआ है फॉर्मेशन में। इसकी वजह से जो रिसेप्टर्स हैं LDL के लीवर के ऊपर वो काम नहीं करते, उनका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपटेक नहीं कर पाते और प्लाज्मा में भी उनका लेवल जो है कोलेस्ट्रॉल का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ डिसऑर्डर ऑफ HDL मेटाबॉलिज्म, जो कि हाई डेंसिटी प्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ दिस डिसऑर्डर ऑफ HDL मेटाबॉलिज्म विल बी अंडरस्टूड बेटर इफ़ वी केप्ट इन माइंड सर्टन थिंग्स। द फर्स्ट वन इज़ जो HDL है वो नेसेंट फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर से सिक्रीट होता है। अनस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड जो हैं वो सेल से बाहर आते हैं बाया ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन, और इस जो ट्रांसपोर्टर है इसको हम कहते हैं ATP बाइंडिंग कैसेट्स या ABC, बिकॉज द एक्सक्लूडेड मटीरियल जिसमें कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड है ApoA1 उनको अपटेक करता है क्योंकि वो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इसका फुल नेम है ABCA1। जो HDL है उसमें एक एंजाइम होता है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, जिसे हम LCAT भी कहते हैं। ये लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल का जो रिएक्शन है उसे कैटेलाइज करता है और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बनाता है, और इस एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है वो है ApoA1। ठीक है, एंड अदर प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ HDL कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफेट प्रोटीन, जिसे हम CETP कहते हैं। ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को फ्रॉम HDL टू ApoB कंटेनिंग लिपोप्रोटीन्स। अब जो सबसे पहले डेफिशिएंसी होती है ApoA1 की वजह से जो डिसऑर्डर होता है, उसमें जो ApoA1 जो है क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो डेफिशिएंट होगा, तो वो जो LCAT एंजाइम है उसे एक्टिवेट नहीं करेगा। जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो जो जेनेटिक डेफिशिएंसी हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी HDL, ठीक है, फ्रॉम द प्लाज्मा। और लेकेट की डेफिशिएंसी से जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी स्टेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगी, तो प्लाज्मा में और टिश्यूज़ में जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी HDL की, जिसकी वजह से ज़ेंथोमास होना शुरू हो जाते हैं, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ होनी शुरू हो जाती है, एथीरियोस्क्लेरोसिस इंक्रीज़ कर देता है। क्योंकि एथीरियोस्क्लेरोसिस मैंने आपको पीछे बताया था LDL और HDL की रेशियो से होता है। अगर HDL की रेशियो कम हो जाएगी तो एथीरियोस्क्लेरोसिस के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर 15 to 30 mg/dl रहेगा उनका लेवल, तो जो एथीरियोस्क्लेरोसिस का है उसका चांस जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ लेकेट डेफिशिएंसी LCAT। अगर
पहले तो ApoA1 की डेफिशिएंसी थी, अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा रेशो फ्री कोलेस्ट्रॉल टू स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा। स्टेरिफिकेशन नहीं होगी, फ्री कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ईस्टर फॉर्म में कम प्रेजेंट होगा। LCAT deficiency may be complete or partial. In both cases, there is progressive corneal opacification along with hypertriglyceridemia, increased cholesterol level, triglyceride level हो जाएगा blood में, and the low plasma HDL cholesterol and उसके receptors. Complete absence of LCAT shows additional effect, जिसमें hemolytic anemia होगा and renal insufficiency होगी. However, atherosclerosis is not seen in spite of a low HDL C levels, cholesterol level. Next is Tangier disease. The low plasma HDL cholesterol is caused by a decreased transfer of free cholesterol and phospholipid from cells to ApoA1 due to lack of ABCA1. जो आपने प्रोटीन पढ़ी थी जो कि प्लस सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रांसफ़र करती है, वो अगर डेफिशिएंट हो जाएगी तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. नेसेंट HDL डज नॉट अंडरगो मैच्योरेशन एंड रिमेन अनस्टेबल एंड इज क्लियर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा. द प्लाज्मा शो वेरी लो लेवल ऑफ बोथ HDL एंड ApoA1. देयर इज डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द रेटिनो-एंडोथेलियल सिस्टम लीडिंग टू enlarged liver, spleen and tonsils. There is an increased risk of atherosclerosis which however is not high because plasma LDL cholesterol is low. इसमें HDL तो लो होता है, LDL भी लो होता है, इसलिए जो चांसेस है हाई प्लाज्मा के वो कम होते हैं. नेक्स्ट इज CETT डेफिशिएंसी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन डेफिशिएंसी है. ये क्या करता है, ये भी रिड्यूस करता है ट्रांसफ़र ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर फ्रॉम HDL कोलेस्ट्रॉल टू ApoB कंटेनिंग लिपोप्रोटीन सच एज IDL एंड LDL. इसके ट्रांसफ़र को वो डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल के. सो क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होते हैं. नेक्स्ट डिसऑर्डर HDL मैकेनिज़्म अननोन वाले, ये इन सब का मैकेनिज़्म अननोन है. किसी में रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है, किसी में एंजाइम की डेफिशिएंसी है, किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है. कुछ HDL मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनका मैकेनिज़्म अननोन है. उनमें है प्राइमरी और फैमिलियल hypoalpha-lipoproteinemia, isolated low HDL. Plasma HDL cholesterol is low while cholesterol and triglyceride level are normal. There is an increased risk of atherosclerosis. ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल नॉर्मल रहते हैं लेकिन HDL बहुत डिक्रीज़ कर जाता है. नेक्स्ट इज़ फैमिलियल hyperalpha-lipoproteinemia. Plasma HDL cholesterol is raised above 70 mg/dl. जब आपने पढ़ा कि 10 to 35 या 30 जो है वो नॉर्मल है. 70 mg/dl पर इन मैन एंड 80 mg/dl इन वुमेन. दिस अपेयर टू बी अ डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस, क्योंकि HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन LDL जो है वो भी डिक्रीज़ ही होता है. लेकिन अब HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसकी अमाउंट इंक्रीज़ करेगी तो जो चांसेस हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस के वो कम हो गए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल लेवल है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया. सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया से अब कोई भी चीज़ सेकेंडरी होती है तो उसका मतलब है कि जो कॉज है वो कोई और है, ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स उसको इफेक्ट करके वो करें. अब मेन चीज़ तो ये होगी ना कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं तो जीन्स के डिफेक्ट होगा, लेकिन किसी फैक्टर की वजह से अगर जीन पे डिफेक्ट हो रहा है और ये चीज़ कॉज हो रही है तो वो सेकेंडरी होगी. सबसे पहले अगर हम बात करें VLDL की तो ये ओबेसिटी में, टाइप 2 डायबिटीज़ में, अल्कोहलिज्म में, रीनल फेलियर में, कुशन सिंड्रोम में, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर में, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में, HIV प्रोटीनेज इनहिबिटर, ये मेडिसिन जो है वो ट्रीट करती है एड्स को, फ्यूरोसामाइड को और स्ट्रेस में. इन सब कंडीशंस में जो है वो VLDL जो है लेवल इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि ओबेसिटी में, टाइप 2 डायबिटीज़ में, इन सब चीज़ों में जो है एडिपोज टिश्यूज़ के लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं और इन चीज़ों में जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं. तो जो अपटेक का है सेल का या उसने जो प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करना है वो डिक्रीज़ कर जाता है. टाइप 2 डायबिटीज़ भी इसी वजह से होती है कि ग्लूकोज का इंसुलिन जो है वो मौजूद होती है, लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उनमें इनसफिशेंसी हो जाती है, वो उसको अपटेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है.
तो ये सब जो इनकी वजह से जो है वो बॉडी में एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, दूसरा एडिपोज और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है फिर वो स्टोर होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और VLDL तो रिच इन कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। नेक्स्ट इज IDL, इट इज़ रेज इन ऑटो इम्यून डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 के लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, जो कि थायराइड हार्मोन है। नेक्स्ट इज LDL, इट इज़ रेज इन हाइपोथायरॉयडिज्म। नेफ्रोसिस है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कोलिएस्टेसिस, इसमें जो गोल ब्लैडर है उसकी डिफेक्ट होता है। एंड द ड्रग्स सच एज थायराइड्स, साइक्लोस्पोरिन एंड टेग्रोटोल, ये सब ड्रग की वजह से भी जो LDL है वो रेज हो जाता है। नेक्स्ट इज HDL, इट इज़ रेज्ड बाय अल्कोहल, फिजिकल एक्सरसाइज एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट इज लिपोप्रोटीन, इट इज़ रेज्ड इन रीनल फेलियर, नेफ्रोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, एक्रोमेगाली एंड आफ्टर मेनोपॉज एंड आफ्टर ऑर्किडेक्टोमी। Next is chylomicrons. These are increased by autoimmune diseases and by drug namely isoteratoin. ये आइसोटेराटोइन जो ड्रग है ये एक्ने के पेशेंट्स को भी दी जाती है, उसकी वजह से भी काइलोमाइक्रोन जो है लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं। जो फैक्टर प्लाज्मा लिपिड के लेवल को डिक्रीज़ करते हैं उनमें VLDL, अगर हम जो भी ओबेसिटी को, टाइप 2 डायबिटीज़ को या अल्कोहलिज्म को, रीनल फेलियर को, अगर हम इन सब फैक्टर्स को डिक्रीज़ करेंगे तो हम VLDL और IDL जो हैं उनके प्लाज्मा लेवल को डिक्रीज़ कर सकते हैं। LDL कब डिक्रीज़ होता है? लीवर डिजीज़ में, मेल एब्जॉर्प्शन में, मेल न्यूट्रिशन में, क्रोनिक इन्फेक्शन में, हाइपरथायरॉयडिज्म में एंड नायासिन टॉक्सिसिटी में। HDL कब डिक्रीज़ होता है? ओबेसिटी में, मेल न्यूट्रिशन में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, प्रोटीन लेवल डिक्रीज़ कर जाता है। Drugs such as anabolic steroids, beta adrenergic blocker, type 2 diabetes and in smokers.